हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में आधुनिक काल को कर रहे हैं। आधुनिक काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। ठीक है, तो आधुनिक काल में हम सभी भारतेंद्र युग को पढ़ चुके हैं। भारतेंद्र युग को पढ़ चुके हैं। द्विवेदी युग को पढ़ रहे हैं। द्विवेदी युग के कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया था। ये परीक्षा की दृष्टि से ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट, ये है घटना चक्र। घटना चक्र, ठीक है। और ये ध्यान में रख करके बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0, TRE 4.0 और बिहार एस्टेट पेपर सेकंड को ध्यान में रखते हुए TGT PGT यानी कि समस्त हिंदी की समस्त परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट चलाई गई है। प्रतिदिन ये क्लास चलती है। आप चाहें तो इस क्लास से जुड़ करके, ये क्लास बिल्कुल निःशुल्क है, आप चाहें तो इस क्लास से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो इस क्रम में हम सभी देखते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के 4-5 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया था। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है ना। और द्विवेदी युग नामकरण किसके आधार पर हुआ? फिर वही क्वेश्चन है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। इसके आगे द्विवेदी युग का एक और नाम है, तो वो एक और नाम है जागरण सुधार काल है। क्या है? जागरण सुधार काल है। इतने प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी, जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, नाथूराम शर्मा शंकर। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ब्रजभाषा के कवि थे। किस भाषा के थे? ब्रजभाषा के थे। किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए थे। उन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी। वे समस्या पूर्ति में बड़े कुशल थे। इन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। किसे? नाथूराम शर्मा शंकर को। किस किस नाम से? कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर। पहले ये ब्रजभाषा में रचना करते थे, उसके बाद ये अचानक क्या हो गए? खड़ी बोली की ओर झुक गए। कौन? नाथूराम शर्मा शंकर। आदि उपाधियों से अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, ये इंपॉर्टेंट है। गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व, इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। कैसे ग्रंथ है? काव्य ग्रंथ है। ये प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम क्या है? साहित्य है। यह उक्ति किसकी, किस साहित्यकार की है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है नंद दुलारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है मुक्तिबोध। ठीक है, तो ये बताना है हमें। ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा, सभी जानते हैं। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते हैं। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते हैं। कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। किसे? सरस्वती पत्रिका। ठीक है, 1903 से 1920 तक ये संपादक भी रहे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र की भूमिका, ऑप्शन बी है आर्थिक व्यवस्था, ऑप्शन सी है भारतीय अर्थ नीति, ऑप्शन डी है संपत्ति शास्त्र। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति शास्त्र, जो अर्थशास्त्र से संबंधित है। किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। क्या है? संपत्ति शास्त्र। ठीक है,
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। यह पुस्तक 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1908 ईस्वी में, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। प्रश्न संख्या 8 है, संपत्ति शास्त्र के लेखक है। ऑप्शन ए है श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 8, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी संपत्ति शास्त्र के कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। महावीर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद द्विवेदी है और यह पुस्तक 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 1908 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, संपत्ति शास्त्र के लेखक का क्या नाम है? इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। 1908 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी पत्रिका। ठीक है, ये अर्थशास्त्र से संबंधित पत्रिका है। ये जो है ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगला देखते हैं, प्राचीन पंडित और कवि क्षमा चाहूंगी, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है स्वामी सत्यानंद। प्राचीन पंडित और कवि, ये है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसमें है? राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, प्राचीन पंडित और कवि। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, प्राचीन पंडित और कविता में। ठीक है, ये किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है गोपाल दास गहमरी, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है बनारसी दास चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 11 है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर सी हो जाएगा। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला का साहित्यिक जीवन शुरू हुआ। हाँ, और ये जो पत्रिका थी किसकी थी? निराला की थी। निराला की जूही की कली 1916 में मुक्त छंद में लिखी गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही इसे क्या किया था? लौटा दिए थे। निराला समन्वय पत्रिका से जुड़े थे। समन्वय पत्रिका किसका है? निराला का है। सुधा और मतवाला से भी जुड़े थे। सुधा और मतवाला निराला का है। मतवाला से उनका संघर्ष भी रहा। ठीक है। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 हो गया। 13 देखते हैं, 13 नंबर का, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतःकरण के वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। किसने कहा? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 13 है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम क्या है? कविता है। ये किसका है? अंतःकरण के बात कौन करता है? ये करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन करते हैं? महावीर। अंतःकरण की बात, जहां अंतःकरण आ जाए, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। थोड़ा डिटेल इनके बारे में जानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कविता अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाती है। यह रामचंद्र शुक्ल को याद करें तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। इसे शुक्ल ने कहा है। लेकिन अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र की चर्चा कौन किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। तो हृदय की मुक्तावस्था साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वही क्या है? कविता है। ऐसा किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है कविता के बारे में। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? पूछा गया है कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। ऑप्शन ए है उदय सिंह उपाध्याय हरिवंश, सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सी है रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। इनमें से पूछा गया है कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी नहीं है। सोहनलाल द्विवेदी नहीं है। ये राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। आगे देखते हैं, सोहनलाल द्विवेदी युग के कवि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत व गांधीवादी कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, उदय सिंह उपाध्याय हरिहौद, ध्यान देंगे, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये सब क्या है? द्विवेदी युग के कवि हैं।
निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? फिर से प्रश्न आ गया, तो अभी देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध क्या है द्विवेदी युग के कवि जो नहीं है, उनको बताना है। तो 15 का राइट आंसर रांगे राघव गोपाल शरण सिंह भी हैं, लोचन प्रसाद पांडे भी हैं, रांगे राघव नहीं है। तो कौन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, रांगो राघव नहीं है। ये सभी हैं और ये नहीं है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। ऑप्शन ए है रूपनारायण पांडे, ऑप्शन बी है लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी है मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16 है हमारा, प्रगीतकार द्विवेदी युग के जो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार है मुकुटधर पांडे। राइट आंसर सी, मुकुटधर पांडे। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। वे प्रकृति के उपासक थे। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। किसका? छायावाद का। पूजा फूल, कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी है रूपनारायण पांडे, ऑप्शन सी है लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन डी है श्याम नारायण पांडे। प्रश्न संख्या 17 है श्याम नारायण पांडे। 17 का राइट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। क्या हो जाएगा? मुकुटधर पांडे। छायावाद का पूर्वाभास मुकुटधर पांडे। राइट आंसर ए हो जाएगा। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास लक्षित होता है? तो मुकुटधर पांडे। अभी हम लोगों ने पढ़ा। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताना है। ऑप्शन ए है कविता कौमुदी, ऑप्शन बी है उद्धवचरित, ऑप्शन सी है प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी है लोकायतन। प्रश्न संख्या 19 है हमारा। तो क्या है? प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास क्या है? प्रिय प्रवास है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बारे में राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास संस्कृत की तत्सम तथा कोमल कांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्ण वृत्तियों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1914 इसमें किया गया था। इस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया जा चुका है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। हरिऔध जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य में उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर के उनकी 51 रचनाएं हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें भी देखते हैं। प्रिय प्रवास जो है वो राधा और कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित है। करुण रस प्रधान मार्मिक प्रबंध काव्य। हरिऔध जी ने पहले इसका नाम ब्रजांगना विलाप रखा था, किंतु बाद में इसका नाम क्या हो गया? प्रिय प्रवास हो गया। हरिऔध जी ने जहाँ चौखे चौपदे में मुहावरे के बाहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया, वहीं वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया। अपने काव्य संग्रह रसकलश को ब्रजभाषा में लिख करके यह सिद्ध कर दिया कि ब्रजभाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। रसकलश किस भाषा में है? ब्रजभाषा में है। हरिऔध जी ने 2 नाटक लिखे। कौन है? प्रद्युम्न विजय 1893, रुक्मणी परिणय 1894। 1894 में इनका प्रथम उपन्यास प्रेम कांता प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात 2 और उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, इंपॉर्टेंट है, ठेठ हिंदी का ठाठ, इनका ठेठ हिंदी का ठाठ प्रकाशित हुआ। कब? 1899 में। ठीक है, और अधिकिला फूल 1907 ईस्वी में। अधिकिला फूल 1907 ईस्वी में। ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से कितने प्रश्न हम लोगों ने पढ़े? प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। हरिऔध के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करते हैं। हरिऔध जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रसिक रहस्य 1899, प्रेम वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपवन, कर्मवीर, ऋतुमुकुर, पदम प्रसून तथा पदम प्रमोद। कल्पलता, बोलचाल, पारिजात तथा हरिऔध सतसई जैसे मुक्तक काव्य के अलावा कबीर वचनावली, साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, आलोचनात्मक कृतियों की भी रचना की। हरिऔध 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को भी सुशोभित किया। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिऔध जी को है। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कौन है? हरिऔध जी है।
ठीक है। प्रिय प्रवास राधा और कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित करुण रस प्रधान एक मार्मिक प्रबंध काव्य है। ठीक है। ब्रजांगना विलाप भी इनकी रचना है। इसका पहले नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था, किंतु बाद में इसका नाम क्या हो गया? प्रिय प्रवास हो गया। ठीक है। प्रद्युम्न विजय, परिणय, रुक्मणी परिणय इनके दो नाटक हैं। और उपन्यास है इनका ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, ये दो इनके उपन्यास हैं। कल्पलता, बोलचाल, पारिजात तथा हरिओत सतसई जैसे मुक्तक काव्य के अलावा इन्होंने कबीर वचनावली, साहित्य संदर्भ, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, आलोचनात्मक कृतियों की भी रचना इन्होंने की है। ये सब जानकारी हम लोग किसके बारे में इकट्ठा कर रहे हैं? जो है हरिओत जी के बारे में। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो 1914 में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1914 में, प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ था। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन, प्रश्न है अगला, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य क्या माना जाता है? प्रिय प्रवास माना जाता है। क्या? प्रिय प्रवास किसकी है? हरिओत की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का प्रसिद्ध काव्य है। हरिओत जी का प्रसिद्ध काव्य है तो क्या है? प्रिय प्रवास है। क्या है? प्रिय प्रवास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, हरिओत के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 17 है। कितनी है? 17, इसको भूलना नहीं है। प्रिय प्रवास में 17 सर्गें हैं। हरिओत उपाध्याय सिंह द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है पथिक, कनुप्रिया, ये सब नहीं है। अगला देखते, चौखे चौपदे और वास व दत्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यही सही है। चौखे चौपते ही इनका है। ठीक है। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। तो किसने लिखा है? वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास वैदेही वनवास हरिओत ने लिखा है। प्रश्न संख्या 25। हम लोगों ने 25 प्रश्नों को किया है। आज ये क्लास यही समाप्त होती है। अगली क्लास लेकर के फिर हम उपस्थित होंगे अगले दिन। तब तक जो है आप सभी रिवीजन करिए और परीक्षा की तैयारी निरंतर करते रहिए। परीक्षाएं करीब हैं और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक से एंड सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट लिखना मत भूलिए। अपने सुझाव अवश्य दीजिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।